सोमवार से शुरू हो रहा मानसून सत्र, सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन प्रतिनिधियों के सुझाव है मूल्यवान, संसद में होनी चाहिए सार्थक चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ने भी की सर्वदलीय बैठक। सत्र के दौरान सभी दलों से मांगा सहयोग। 13 अगस्त तक होगी कुल 19 बैठकें, 29 विधेयक होंगे पेश। देश में भ्रम और अराजकता फैलाने के लिए खतरनाक गठजोड़। भाजपा ने विदेशी ताकतों सहित कुछ मीडिया, पोर्टल, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच साठगांठ के लगाए आरोप। न्यूज क्लिक धनाशोधन मामले की जांच के दौरान ईडी को मिले हैं संदिग्ध विदेशी फंडिंग सूत्र। उत्तर भारत में 21 जुलाई तक जोरदार बारिश होने का अनुमान। मौसम विभाग ने कहा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान में अगले 1-2 दिन तक जमकर बरस सकते हैं बादल। पश्चिमी तटीय इलाकों में जोरदार बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र के लिए जारी किया गया रेड अलर्ट। कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों के मद्देनजर मणिपुर में अगले 10 दिनों के लिए कोविड कर्फ्यू हुआ लागू। जरूरी सेवाओं को इजाजत। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 41,157 नए संक्रमित। रिकवरी दर 97.31% हुई दर्ज। यूरोप में भीषण बाढ़ ने ली 180 लोगों की जान। लापता लोगों की खोज के लिए तलाशी अभियान जोरों पर। जर्मनी का पश्चिमी हिस्सा बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित। जापान पहुंचने के बाद भारतीय एथलीटों ने किया अभ्यास शुरू। प्रवासी भारतीयों में टोक्यो ओलंपिक को लेकर जोश। अपने एथलीटों को कर रहे हैं चीयर अप। भारत ने श्रीलंका को पहले एक दिवसीय मुकाबले में 7 विकेट से दी मात। शिखर धवन के 86 रन की बदौलत भारत ने जीत का लक्ष्य 36 ओवर में ही किया हासिल। नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी और खबरें विस्तार से। कल से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही। सरकार की कोशिश है कि 19 बैठकों वाले इस सत्र में ज्यादा से ज्यादा विधायी कामकाज निपटाया जा सके, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति भी बना रहा है। सत्र से पहले आज कई सर्वदलीय बैठकों का दौर चला और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई। संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। पहले दिन में सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में पीएम मोदी भी भाग लेने पहुंचे। दोपहर बाद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में जहां सरकार की तरफ से संसद सत्र के दौरान प्रस्तावित विधायी कामकाज की जानकारी दी गई, तो वहीं विपक्षी दलों ने तमाम अहम मुद्दों को उठाने की बात बैठक में रखी। सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि संसद सत्र के दौरान स्वस्थ और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव मूल्यवान हैं क्योंकि वो जमीन से आते हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सरकार नियमों और प्रक्रिया के मुताबिक सदन में सभी अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए। जो मुद्दा उठाना चाहते हैं, नियम और प्रक्रिया के तहत से वो सभी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। वहीं संसद सत्र के दौरान रणनीति तय करने के लिए एनडीए के घटक दलों की अलग से बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल सहित राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद थे। विपक्ष के दलों ने अलग से बैठक भी की। संसद के मानसून सत्र में कुल 29 विधेयक सरकार के एजेंडे में है, जिसमें 6 ऑर्डिनेंस के बदले लाए जाने वाले विधेयक भी शामिल हैं। ऐसे तो 31 बिजनेस है, उसमें 2 फाइनेंशियल बिजनेस है, एक्सेस डिमांड और सप्लीमेंट्री डिमांड्स। उसके अलावा 6 ऑर्डिनेंस और करीबन 23 बिल्स है। इसमें कई बिलों का नोटिस आ गए, कई बिलों का प्रोसेस होकर आना पेंडिंग है। ओवरऑल जो डिपार्टमेंट से, विविध मंत्रालय से जो हमारे पास आए हुए हैं, वो 29 बिल है
और 2 फाइनेंशियल बिजनेस है। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। कोरोना के मद्देनजर सत्र के दौरान जरूरी नियमों का पालन किया जाएगा। पिछले 3 सत्रों में कोरोना के बावजूद जमकर कामकाज हुआ था। ऐसे में मानसून सत्र को लेकर भी काफी उम्मीदें हैं। शैलेंद्र मिश्र के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। सरकार और देश विरोधी षड्यंत्र को लेकर कैसे चीन काम कर रहा है, इसका खुलासा एक बार फिर से हुआ है। मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक और उसके संस्थापकों को मिले करोड़ों रुपए की जांच ईडी ने शुरू की है और ये पैसा चीन का मार्फत पोर्टल तक पहुंचा। इस पैसे को पोर्टल के द्वारा उन लोगों तक पहुंचाया गया जो देश को अस्थिर करने में लगे हैं। यह पहला मामला नहीं है कि जब ऐसी जानकारी बाहर आई। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जहां कई षड्यंत्रों का खुलासा हुआ है। मीडिया पोर्टल पीपीके न्यूज क्लिक और उसके संस्थापक और प्रधान संपादक प्रवीर पुरकायस द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में चल रही जांच में नए तथ्य सामने आए हैं। प्रवर्तन निदेशालय मीडिया पोर्टल और उसके प्रमोटरों के खिलाफ 38 करोड़ रुपए के वित्तीय लेन देन की जांच कर रहा है। ये रकम पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को साल 2018 और 2021 के बीच में विदेश से प्राप्त हुई थी। ईडी ने दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धनाशोधन की जांच शुरू की थी। इस जांच के शुरू होने के बाद श्रीलंकाई क्यूबा मूल के एक व्यवसायी नेविल रॉय सिंघम ईडी के रडार पर हैं। जांच में अभी तक पता चला है कि सिंघम के तार चीन के साथ भी जुड़े हैं और वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार की शाखा से जुड़ा था। कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं हिंदुस्तान में जो मीडिया का चोगा ओढ़ करके मीडिया बनने की कोशिश करती है, मगर वो मीडिया नहीं है। तो न्यूज क्लिक भी ठीक उसी प्रकार का एक पोर्टल है जो मीडिया हाउस नहीं है, मगर कहीं ना कहीं अपने आप को मीडिया के रूप में दिखाने का प्रयत्न करती है, भरसक प्रयास करती है। और आपने इस खबर में पढ़ा होगा किस प्रकार करोड़ों रुपए विदेशों से संदिग्ध रूप से हिंदुस्तान आए हैं और उनका एक ही मकसद था, हिंदुस्तान के सरकार और हिंदुस्तान का जो सिस्टम है उसको धता बताना। वहीं ईडी की जांच में विदेशी स्रोत से मिली रकम का एक हिस्सा गौतम नवलखा को भी मिला है। गौतम अलगार परिषद के मामले में आरोपी हैं और फिलहाल नवी मुंबई के तालोजा जेल में बंद हैं। ईडी ने इस संबंध में गौतम से पूछताछ की थी। अभी तक जांच में पता चला है कि कई स्रोतों से न्यूज क्लिक को पैसे मिले थे, लेकिन सभी के पते एक हैं। इस साल फरवरी में पीपीके न्यूज क्लिक के शेयरधारकों के परिसर में एजेंसी ने तलाशी की थी। भाजपा ने विदेशों से आए अलग अलग फंड को लेकर सवाल उठाए हैं। आपको याद होगा गौतम नवलखा, क्योंकि एल्गार परिषद के जो माओइस्ट लिंक थे वो अरेस्ट हुए थे गौतम नवलखा, जिन्होंने भीमा कोरेगांव केस में हिंदुस्तान में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की थी। उनको इसमें से लगभग 21 लाख रुपए मिले। लगभग 52 लाख रुपए बप्पादित्य सिन्हा, ये एक बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं, शेयर होल्डर भी हैं न्यूज क्लिक के, पीपीके के। मगर अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो सिन्हा जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आईटी सेल के एक प्रमुख सदस्य हैं। 9वीं क्लास पढ़ा हुआ एक इलेक्ट्रीशियन हैं जोसेफ राज, जिनको 1.5 करोड़ से अधिक रुपए पीपीके ने दिया। क्यों दिया? ये सारा पैसा किसी के माध्यम से किसी और को दिया जा रहा है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि न्यूज क्लिक के बारे में जो तथ्य सामने आए हैं, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि टूल किट केवल हिंदुस्तान के कुछ राजनीतिक दल नहीं चला रहे हैं, बल्कि इसमें कई और भी बड़ी बड़ी ताकतें अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं और केंद्र सरकार के कामों को बदनाम करने की साजिश चल रही है। देश में भ्रम फैलाने के लिए एक प्राइस टैग है, देश में कंफ्यूजन फैलाने के लिए एक प्राइस टैग है, दूसरे देशों का प्रोपेगेंडा करने के लिए एक प्राइस टैग है, मोदी जी को गाली देने के लिए एक प्राइस टैग है, हमारी सरकार को नीचा दिखाने के लिए एक प्राइस टैग है। असली किसानों के मुद्दे को अगर मोदी जी आगे बढ़ाते हैं, उसको किस प्रकार धता बता दिया जाए, उसके लिए एक प्राइस टैग है। सीएए पे किस प्रकार से रोड जाम कर देना है, अगर आप करने में सक्षम हैं तो एक प्राइस टैग है। जहां भी एंटी इंडिया कोई सेंटिमेंट हो, कोई नैरेटिव हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक प्राइस टैग है और यही साजिश विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के एंटी इंडिया फोर्सेस कर रही है। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक प्रवीर पुरकायस के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने की मनाही की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने बीते महीने 21 जून को निर्देश जारी किए थे। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को होगी। अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और इजराइल की फर्म पेगासस के सॉफ्टवेयर से फोन टैप करने और जासूसी किए जाने के मामले पर आई खबरों को लेकर सरकार ने कहा है कि इससे संबंधित न सिर्फ तथ्यों से परे है बल्कि पहले से तय नतीजे पर पहुंचने की कोशिश है। सरकार के सूत्रों ने इससे संबंधित एक सवाल के जवाब में कहा है कि इसमें एक ही पक्ष जांचकर्ता है, अभियोजक है और न्यायाधीश भी है। पेगासस प्रोजेक्ट मीडिया रिपोर्ट पर केंद्र ने कहा है कि विशिष्ट लोगों पर सरकारी निगरानी के आरोपों का कोई ठोस आधार या इससे जुड़ा कोई सच नहीं है। अतीत में भारत सरकार द्वारा व्हाट्सएप पर पेगासस के उपयोग के संबंध में इसी तरह के दावे किए गए थे। उन रिपोर्टों का भी कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में व्हाट्सएप सहित सभी पक्षों द्वारा स्पष्ट रूप से इनकार किया गया था। यह समाचार रिपोर्ट भी भारतीय लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं को बदनाम करने के अनुमानों और अतिशयोक्ति पर आधारित एक अभियान प्रतीत होती है। समाचार रिपोर्ट में शामिल सम्मानित मीडिया संगठनों द्वारा खराब तरीके से किए गए शोध और उचित परिश्रम की कमी को भी इंगित करता है। भारत सरकार और पेगासस के बीच कथित जुड़ाव के बारे में दुर्भावनापूर्ण दावे किए गए हैं। भारत एक मजबूत लोकतंत्र है जो अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में निजता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के सूत्रों ने यह भी दोहराया है कि इस बारे में सरकार संसद में भी स्पष्ट तौर पर कह चुकी है कि भारत की एजेंसियां अनधिकृत तौर पर कोई इंटरसेप्शन नहीं करती हैं। इसके लिए पहले से स्थापित प्रोटोकॉल है जिसकी निगरानी राज्य और केंद्र में उच्चतम स्तर के अधिकारी करते हैं। और इस विषय पर हम ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़े हैं। सुधाकर जी, मैं सबसे पहले ये समझना चाहता हूं कि क्या इस तरह की रिपोर्ट देश और उसके जो सर्वोच्च संस्थान है उनको उनकी छवि खराब करने की एक कोशिश है? देखिए, सरकार की तरफ से यही कहा गया है और ये बात जायज इसलिए भी लगती है कि पेगासस को लेकर साल 2019 में भी इस तरह की तमाम चीजें मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन उसमें कोई तथ्यात्मक तौर पर कोई चीज साबित नहीं हो पाई थी और सरकार ने सर्वोच्च स्तर पर संसद के पटल पर उस बारे में तमाम स्थितियों को साफ किया था। बावजूद इसके एक बार फिर से ये चीजें सामने लेकर आए गए। सरकार ने यही चीज एक बार फिर से दोहराया है कि तथ्यों से बिल्कुल ये परे है और ये जो एक कंजेक्चर बनाया जा रहा है, एक जो पहले से सोची समझी हुए नतीजे पर, क्योंकि अगर आपको एक सोचा समझा नतीजे पर आप पहुंच चुके हैं और उसके आधार पर कोई कहानी बना रहे हैं तो उसमें तथ्यों का कोई जगह नहीं रह जाता है। तो इसी बात पर सरकार के सूत्रों का जोर है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि कुछ विशिष्ट लोगों की या मीडिया कर्मियों की सरकार की तरफ से निगरानी हो रही है। इसका कोई न तो ठोस आधार है, न कोई इससे जुड़ा हुआ कोई सच्चाई है और इसको एक तरह से तथ्यों से परे सरकार ने बताया और एक तरह से जो मीडिया हाउस, एक कथित मीडिया हाउस है, उसके बारे में कहा है कि वो एक जांचकर्ता, एक प्रोसिक्यूटर और एक न्यायाधीश की भूमिका में भी है कि जो एक तरह से ठीक नहीं है। सरकार ने कहा कि आरटीआई हो, संसद का पटल हो, बार बार इस बात को रखा गया, स्पष्ट तौर पर रखा गया और सरकार खासतौर से निजता के अधिकारों की जहां तक बात है वो हाईएस्ट लेवल पर सरकार की प्रतिबद्धता है। इसलिए पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल सरकार लेकर आई है और इसके अलावा अगर आप संतोष फोन टैपिंग और उन चीजों को देखें, इंटरसेप्शन, तो हमारे यहाँ एक वेल लेड प्रोटोकॉल है। यूनियन होम सेक्रेटरी केंद्र में, राज्यों में उनके एक तरह से कह सकते हैं राज्यों के होम सेक्रेटरी, उनकी अनुमति से ये होता है। उसके अलावा उनको ओवरसी करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी और ये इंडियन लॉज के तहत अगर भारतीय हित या भारतीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ, देश की सुरक्षा संप्रभुता से जुड़ा हुआ मसला तभी हो पाता है और कानून के मुताबिक वो तमाम चीजें होती है और ये मौजूदा सरकार नहीं, पहले से ये चीजें होती आई। इस बात का कोई आधार नहीं है और व्हाट्सएप ने भी अभी दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट के भीतर कहा था कि व्हाट्सएप के मैसेजेस लीक नहीं हुए हैं। इन दावों में कोई सच्चाई नहीं कि पेगासस के थ्रू व्हाट्सएप के मैसेजेस कोई पढ़ सकता है। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि एक जरूर सनसनी फैलाने की कोशिश लग रही है और भारतीय लोकतंत्र को कहीं ना कहीं से बदनाम करने की एक कोशिश हो सकती है। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए सुधाकर और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं दूसरी खबरों की ओर और बात करते हैं मौसम की, यानी कि मानसून की। हर साल बरसात का मौसम मुंबई के लिए मुसीबत लेकर आता है। कल से लगातार हो रही बारिश से मुंबई में हुई घटनाओं में 23 लोगों की मृत्यु हो गई।
एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका बीएमसी हर साल सवालों के घेरे में आती है कि इतने बड़े बजट के बाद भी बीएमसी उतनी तैयारी नहीं करती जिससे लोगों की जान बच सके और ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सके। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को हर साल बारिश के मौसम में किसी न किसी विभीषिका का सामना करना पड़ता है। इलाके में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शनिवार देर रात चेंबूर और विक्रोली में हुई भूस्खलन और दीवार गिरने की घटना में तकरीबन 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद राहत और बचाव के काम को तेज किया गया और सुरक्षा एजेंसियां मलबे को हटाने के काम में जुट गई। घटना में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ क्रॉनिक स्पॉट और यहाँ पहले भी कुछ घटनाएं हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक हेवी ग्रेडियंट वाला हिल स्लॉप है और उसके ऊपर बड़ा हिलॉक है, पेड़ वगैरह भी काफ़ी है और बारिश ज़्यादा होने के कारण एक साथ 300 mm से भी ज़्यादा अगर बारिश हुई है तो उसके कारण ये इम्पैक्ट होकर यह घटना घटी हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा कि मुंबई के चेंबूर और विक्रोली में भारी वर्षा के कारण हुए हादसों में कई लोगों के हताहत होने की खबर से अत्यंत दुख हुआ है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं तथा राहत व बचाव कार्य में पूर्ण सफलता की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में चेंबूर और विक्रोली की घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए प्रदान करने की घोषणा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दीवार गिरने और जमीन धंसने की घटनाओं में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया और मृतकों के निकटतम परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जब 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तब तकलीफ होती है, लेकिन अगर आप ऊपर जाके देखें तो कल की समस्या एक नेचुरल डिजास्टर थी। जो बारिश में बाढ़ आई, ऊपर से पानी और मिट्टी बह के आई, वो दीवार को तोड़ के आई है और वो दीवार पूरी आरसीसी की दीवार थी, यानी उतना जो फोर्स था पानी का वो कोई भी रोक नहीं सकता। राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए इसके लिए वर्षों से बीएमसी में काबिज शिवसेना को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि उद्धव ठाकरे को घटना की जिम्मेदारी लेनी होगी। मुझे समझ में नहीं आता है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 25 साल में मुंबई में किया क्या। 6ठी बार मुंबई इस मॉनसून में डूबा है। इसकी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे जी को लेनी पड़ेगी। 25 साल से मुंबई महापालिका में ठाकरे सरकार है, तो ये सब वहां पर बचते कैसे है? उनके जो माफिया कॉन्ट्रैक्टर है वही ये सब काम करते हैं, शिवसेना के माफिया कॉन्ट्रैक्टर। मुंबई में हर साल आफत की बारिश आती है। इस साल इसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मुंबई के कुर्ला में कांति नगर इलाके में लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया क्योंकि मीठी नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। दादर, परेल, हिंद माता और माटुंगा सहित मुंबई के कई उपनगरीय निचले इलाकों में पानी भर गया है। उधर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से चलने वाली कई रेलगाड़ियों के समय में परिवर्तन किए गए हैं और कुछ को रद्द कर दिया गया है। पालघर के कई इलाकों में बहुत अधिक जल भराव हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 40.49 करोड़ डोज लगाई गई है। वहीं कुल 3,02,69,796 मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं। अगर रिकवरी दर की बात करें तो बढ़कर 97.31% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42,004 मरीज ठीक हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 41,157 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। वर्तमान में सक्रिय मामले 4,22,660 है। अगर हम साप्ताहिक पॉजिटिविटी की बात करें तो साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे बनी हुई है। वर्तमान में ये 2.08% है। वहीं गैर राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों को पूरी सतर्कता के साथ ही राज्य में अब प्रवेश मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से किए गए एक ट्वीट में कहा गया है कि जिन राज्यों में 3% से अधिक कोरोना पॉजिटिव की दर हो, उन राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की जाए, जो यात्रा प्रारंभ होने से 4 दिन से अधिक पुरानी ना हो। वहीं एक अन्य ट्वीट में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, उन्हें छूट दी जा सकती है। रेलवे, बस स्टेशन और हवाई अड्डों पर भी एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
और बात हरियाणा की करें तो हरियाणा सरकार ने कुछ और ढील के साथ कोविड प्रतिबंधों को 27 जुलाई तक बढ़ा दिया है। 19 जुलाई से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और बार को सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में और छूट देते हुए 19 जुलाई से सिनेमाघरों को खोलने और रात्रि कर्फ्यू की अवधि 1 घंटा कम करने की अनुमति दी है। कॉलेज और विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षण संस्थान को भी 26 जुलाई से खोलने की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई एक बैठक में इस बाबत एक निर्णय लिया गया। राज्य में 19 और 22 जुलाई को कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की तैयारी है। और बात पंजाब की कर लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा सोनिया गांधी ने 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं, जिनमें संगत सिंह, सुखविंदर सिंह, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा का नाम शामिल है। गौरतलब है कि इससे पहले सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद को संभाल रहे थे। सिद्धू ने शनिवार को जाखड़ से उनके आवास पर मुलाकात की थी। और यूरोप के कई देशों में आई अचानक बाढ़ से जर्मनी सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। जर्मनी के राइनलैंड पेनेटेंट राज्य बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। कई क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य अभी भी चलाया जा रहा है। बाढ़ में लापता लोगों की तलाश भी जारी है। पिछले कई दिनों से यूरोप के कई देश बाढ़ की मार झेल रहे हैं। बाढ़ से तबाही का यह मंजर यूरोप ने पिछले कई दशकों में शायद पहली बार देखा है। कहीं सड़कें पानी के रौद्र रूप का सामना नहीं कर पाई तो कहीं घर और दफ्तर तालाब बन गए। इन सब के बीच पानी से जद्दोजहद करती कितनी ही जिंदगियां या तो पानी की आगोश में समा गईं या अब तक उनका पता नहीं चल पा रहा है। इनमें जर्मनी सबसे अधिक प्रभावित है। यहाँ अब तक 133 लोगों की बाढ़ से मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों अब भी लापता हैं। पहले तेज हवाओं की आहट, फिर हल्की हल्की बरसात और फिर तड़तड़ाती बारिश। देखते ही देखते भीषण बारिश में बहुत से शहर समा गए। कुछ मौतें बिजली के करंट से भी हुई। राइनलैंड पेनेटेंट के अहरवीला जिले में कई आशाएं पानी के सामने बेबस होकर भड़बड़ाकर गिर गए। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित शहरों में से एक यूस्केचेन में कम से कम 24 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड तो हैं ही फौरी मदद के लिए। जर्मनी में तैराकों की संस्था जर्मन जीवन रक्षा संघ के सदस्य भी मदद कर रहे हैं। लोगों को अपना घर छोड़कर इमरजेंसी शेल्टर में जाना पड़ रहा है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि उनके घर की क्या हालत है और वो वहां कब लौट पाएंगे। असुरक्षा और अनिश्चितता का माहौल लोगों का चैन छीन रहा है। ऐसे लोग हैं जिनके पास अब कोई घर नहीं है। नीचे गांव में उनके पास कुछ भी नहीं है। हम यहाँ छत के ऊपर से निकले, इधर ऊपर और फिर दूसरी छत के ऊपर, और फिर वे हमें नीचे ले आए। यहाँ ऊपर तक सारा पानी पानी था। इतना दबाव था, अगर गिरे होते तो बचना मुश्किल था। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर ने शनिवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। स्टाइनमायर ने कहा कि वो बर्बादी देखकर हैरान है। मुश्किल की इस घड़ी में हमारा देश एक साथ खड़ा है। यह महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों के प्रति एकजुटता दिखाएं जिनसे बाढ़ ने उनका सब कुछ छीन लिया है। बेल्जियम में बाढ़ से कम 20 लोग मारे गए हैं और यहाँ हाल के दशकों की ये सबसे बड़ी त्रासदी है। बेल्जियम में 10 में से 4 प्रांतों में सेना को राहत और बचाव कार्यों में लगाया गया है। 20 जुलाई को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया है। बेल्जियम के राजा और महारानी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। एक भी घर सलामत नहीं है। यहाँ 2.5 मीटर तक पानी था जो घंटों तक बहता रहा। अंदर का सब कुछ बह गया। अभी तक एक भी दुकान खुल नहीं पाई है। यह विनाशकारी है। वहीं नेदरलैंड्स के लिम्बर्ग प्रांत में बढ़ते पानी की वजह से लोग अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। दक्षिणी शहर मास्टरस्ट्राइक और आसपास के शहरों में जल स्तर घट रहा है और लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री मार्क रुते ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ितों का हालचाल जाना। मार्क रुते ने लिम्बर्ग प्रांत में राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी है। बेल्जियम और जर्मनी सीमा से लगे वोल्केनबर्ग में कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और एक पुल को बुरी तरह से नष्ट कर दिया। न्यूज और रूट पर जल स्तर गुरुवार को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, जो 1993 और 1995 की बाढ़ का कारण बना था। नदी का पानी बहुत दूर तक फैला हुआ था।
मैं देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि मुसीबत की इस घड़ी में कैसे लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहे। ये बेहद भयानक और दुखद था। स्विट्जरलैंड में हुई भारी बारिश के बाद झीलें और नदियां उफान पर हैं। राजधानी बर्न से गुजरने वाली नदी ने शुक्रवार को अपने तटबंध तोड़ दिए। मौसम वैज्ञानिक ने अचानक आई बाढ़ का कारण जलवायु परिवर्तन को बताया है। उत्तरी गोलार्ध के कई हिस्सों में इस समय रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी पड़ रही है और आग लग रही है। ये इस बात का संकेत है कि लगातार गर्म होती धरती का मौसम किस हद तक खराब हो चुका है। धरती को जलवायु परिवर्तन के प्रकोप से बचाने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती बेहद जरूरी है। पेरिस जलवायु समझौते पर गंभीरता से काम करना होगा। वो विकास किस काम का जिसमें इंसान ही न बचे। और अब बात क्रिकेट की करते हैं। भारत ने श्रीलंका को पहले एक दिवसीय मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने तेजी से रन बनाकर टीम को अच्छी शुरुआत दी। वहीं शिखर धवन ने महत्वपूर्ण 86 रन का योगदान दिया। भारत ने जीत के लिए 263 रन का लक्ष्य 36वें ओवर में ही हासिल कर लिया। इससे पहले श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए Yeah, absolutely right. Very happy with the way his boys have played. Shikhar Dhawan, I'm pretty sure, just with his own form, yes, he played within himself, but sometimes that's part of the plan as well. Oh, taking first ball. और इससे पहले श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने जीत के लिए 263 रनों का लक्ष्य रखा। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो और विनोद भानुका ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 49 रन जोड़े। मध्य क्रम में चरित असालका और कप्तान दासुन सानाका ने सधी हुई बल्लेबाजी की। उछल्ले बल्लेबाजों में चामिका करुणारत्ने ने सर्वाधिक 43 रन बनाए। भारत की ओर से दीपक चाहर, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। तो खबरों में अभी बस इतना ही। नमस्कार।